हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान का आज सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूं। ये एक बेहद खास सेशन होने जा रहा है क्योंकि आपको पता है अभी हाल में ही सीबीएसई ने सैंपल पेपर्स रिलीज किए हैं। हमें 1 से 2 दिन लगे क्योंकि हम आपके लिए उसको पूरा हिंदी रूपांतरण कर रहे थे, हिंदी रूपांतरण मौजूद नहीं था इसलिए। लेकिन आपके परीक्षाओं में आप इसका ठीक से उपयोग कर सकें, आप इसका ठीक से प्रयोग कर सकें और अच्छे तरीके से सभी सवालों को समझ सकें, इसलिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी ने आज सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके सामने प्रस्तुत किया है, जिसमें आप राजनीति विज्ञान के उन सभी सवालों को देखेंगे, उन सभी प्रश्नों को देखेंगे जो सीबीएसई ने इस बार रखे हैं। सारे प्रश्न जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न भी हैं, कारण कथन प्रश्न भी हैं, लॉन्ग आंसर्स भी हैं और कुछ पिक्टोरियल और सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। तो आइए हम ये सेशन स्टार्ट करते हैं। पर एक बात का ध्यान रखिएगा कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको घर बैठे निःशुल्क शिक्षा कक्षा 7 से 12 तक के सभी विषयों की दी जा रही है। यहां 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद आपसे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लिया जाएगा। आप यहां पर सभी विषय की पढ़ाई बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, एमपी बोर्ड से हैं, बिहार बोर्ड से हैं, किसी भी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड को फॉलो करते हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं ये इंपॉर्टेंट सेशन और कुछ चीजें समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले जब आपको एग्जाम हॉल में जाना है तो आपको सबसे पहले क्या करने हैं, सामान्य निर्देश या जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ने हैं। ये जनरल इंस्ट्रक्शंस बेहद खास हैं क्योंकि अगर आप ये जनरल इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ेंगे तो आपसे आंसर अटेम्प्ट करने में समस्या आ सकती है, आपको दिक्कत आ सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो सभी प्रश्न इसमें क्या है, कंपलसरी है। 1 से 12 तक के प्रश्न बहुविकल्पी हैं और 1 अंक के हैं, यानी जिसको आप कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। बार बार कहा जा रहा था कि सर कोविड के बाद जो रैशनलाइज सब्जेक्ट आया है, पता नहीं अब बहुविकल्पी प्रश्नों का कोई मतलब है कि नहीं, लेकिन मैंने हर चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न इसीलिए आपको कराए हैं कि अभी भी ये उतने ही रिलेवेंट हैं। तो 1 अंक के ये सारे सवाल हैं जो 1 से 12 तक के प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 13 से 18 2 अंक के प्रश्न हैं जिसकी शब्द सीमा 50 है, 50 वर्ड्स की है। प्रश्न संख्या 19 से 23 4 अंक के प्रश्न हैं जिसकी शब्द सीमा 100 है। प्रश्न संख्या 24 से 26 अनुच्छेद, कार्टून या मानचित्र पर आधारित प्रश्न है और 4 अंक के ये प्रश्न है। प्रश्न संख्या 27 से 30 6 अंक के प्रश्न है जिसकी शब्द सीमा 170 है और 6 अंकों के प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिया गया है। तो बहुत क्लियरली यहां पर बताया गया है कि 1 से 12 तक के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, 13 से 18 तक 2 अंक के प्रश्न हैं जो 50 वर्ड लिमिट है, 19 से 23 4 अंक के प्रश्न हैं जिनकी शब्द सीमा 100 है। प्रश्न संख्या 24 से 26 अनुच्छेद, कार्टून और मानचित्र पर आधारित प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है और 27 से 30 6 अंक के प्रश्न हैं। तो बहुत क्लियरली ये आपको इस मार्किंग स्कीम दे दी गई है। अब इसी मार्किंग स्कीम और शब्द सीमा के हिसाब से आपको पेपर को, पैटर्न को फॉलो करना है। कुछ चीजें आपको यहां पर ध्यान रखनी है। एक तो शब्द सीमा, इसका हमेशा ध्यान रखना है। 5-10 शब्द ऊपर नीचे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बिल्कुल 10 वर्ड 50 शब्द का 10 वर्ड में नहीं करना है और 50 शब्द का 80 वर्ड भी नहीं ले जाना है। तो 50 है तो आप 40 से 60 तक लिख सकते हैं, 45 से 60 तक लिख सकते हैं। दूसरा जो ध्यान रखने वाली बात है कि बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा रहे हैं। बहुविकल्पीय जो प्रश्न है यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप देखिए प्रश्न संख्या 1 से 12 तक, तो इन बहुविकल्पीय प्रश्नों को आपको लेकर चलना है। इस बहुविकल्पीय में आपको कारण कथन वाले भी सवाल मिलेंगे। कारण कथन यानी रीजन असर्शंस वाले भी सवाल मिलेंगे। इस हिसाब से भी आपको अपनी तैयारी करके चलनी है। और क्या क्या किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं इसको हम एक एक करके अभी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अब देखिए 2009 में शुरू हुआ अरब स्प्रिंग आंदोलन बाद में किस आंदोलन में बदल गया। आपको पता है कि 2009 में सबसे पहले ट्यूनीशिया के आसपास से यह शुरू हुआ, जो एक तरह का सशस्त्र विद्रोह और सरकार के खिलाफ जन आंदोलन भी था, सशस्त्र विद्रोह भी था, और बाद में यह बदल गया किसमें, एक राजनीतिक आंदोलन यानी पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन में। यह क्या हो गया, चेंज हो गया, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। तो जो अरब स्प्रिंग है वो एक तरह के पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन या राजनीतिक आंदोलन में तब्दील हो गया। ठीक, तो ग इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उस सोवियत नेता का नाम बताइए जिसे 1991 में तख्ता पलट का सामना करना पड़ा। अब हमने चैप्टर कौन सा देखा था, शीत युद्ध का। ठीक है, शीत युद्ध में हमने देखा कि सन 1945 से 1991 तक क्या चला, कोल्ड वॉर, और ये चला किसमें, अमेरिका
और सोवियत संघ, इसके बीच ये लड़ाई चली। शीत युद्ध, प्रत्यक्ष वार नहीं हुआ, एक स्ट्रेस का माहौल था जो कभी भी युद्ध में परिवर्तित हो सकता था। अब यहां पर 1990 आते आते धीरे धीरे सोवियत संघ के अंदर फूट पड़नी शुरू हो गई और सोवियत संघ के विचार भी बदलने लगे, समाजवादी से वो मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था में। और जो ग्लासनोस्त और पेस्ट्रोइका वाले सुधार लेकर आए थे वो नेता थे कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। और उन्हें क्या करना पड़ा? तख्ता पलट का सामना करना पड़ा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ख, मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है जी, अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, आसियान वे, जिसको हिंदी में कहते हैं आसियान शैली, बहुत इंपॉर्टेंट है। आसियान शैली, अच्छा इसका क्या मतलब है? आसियान किसको बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, दक्षिणी एशियाई देशों का एक समूह। ठीक है, अब ये जो आसियान वे है उसके लिए सबसे उपयुक्त कौन सी लाइन कही जाएगी? तो आसियान सदस्यों की जीवन शैली को दर्शाता है। आसियान सदस्यों के बीच एक अनौपचारिक और सहकारी बातचीत है। क्या आसियान सदस्यों द्वारा रक्षा नीति का पालन किया जाता है? दार्शनिक सिद्धांत है जो आसियान सदस्यों को जोड़ता है। इसके क्या को हटा दीजिए। तो ये आसियान सदस्यों के द्वारा रक्षा नीति का पालन किया जाता है, ये एक फिलोसॉफिकल सिद्धांत है जो आसियान सदस्यों को जोड़ता है। तो इन सभी सिद्धांतों में जो आसियान है, पूरा जो आसियान वे है वो क्या है? एक तरह का पॉलिटिकल, एक इनफॉर्मल डायलॉग है, ठीक है, और एक कोऑपरेटिव बातचीत है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा, आसियान सदस्यों के बीच एक अनौपचारिक और सहकारी बातचीत। अगला सवाल है, maastricht संधि को अपनाने से इंकार करने वाले देशों का सही समूह बताइए। ब्रिटेन और फ्रांस, डेनमार्क और स्वीडन, यूएस और यूएसएसआर, कनाडा और स्वीडन। maastricht संधि क्या थी? ये थी यूरोपीय संघ को बनाए जाने से संबंधित एक संधि। आपको पता है यूरोपीय यूनियन है, आज भी 27-28 देशों का समूह है और इन देशों में एक अपनी, एक कह सकते हैं कि फ्री एग्जिट, जिसको कह सकते हैं कि फ्री आवागमन है और मुक्त व्यापार की चीजें लागू करते हैं। अभी ब्रेक्जिट के तहत इंग्लैंड इसमें खबरों में था, आपने पढ़ाई होगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डेनमार्क और स्वीडन, जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हैं। तो ख इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन को अभिकरण ए और के रूप में चिन्हित करिए और कारण आर को किया गया है। यानी दो कथन, एक अभिकरण ए के रूप में, एक आर के रूप में दिया गया है। इन कथनों को पढ़िए और दिए गए विकल्पों में से एक सही उत्तर चुनिए। ठीक, यानी आपको दो चीजें दी गई हैं, अभिकथन और कारण। तो इसमें से आपको सही विकल्प चुनना है। अभिकथन पहले पढ़ लेते हैं कि पारंपरिक सुरक्षा विश्वास निर्माण को हिंसा से बचने के एक साधन के रूप में स्वीकार करती है। अभी हाल ही में हमने पारंपरिक सुरक्षा के बारे में सेशंस देखे हैं, जिसको कहते हैं क्या? ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी। तो इसमें कहा जा रहा है कि क्या जो पारंपरिक सुरक्षा है उसमें जो विश्वास निर्माण होता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, तो इसको एक सुरक्षा के क्या है? साधन के रूप में देखा जाता है। विश्वास निर्माण एक प्रक्रिया है जिसमें देश अपने प्रतिद्वंदियों के साथ जानकारी और विचारों को साझा करते हैं। तो विश्वास निर्माण एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें देश क्या करते हैं? अपने जो प्रतिद्वंदी हैं इनसे आपस में जानकारी साझा करते हैं, विचारों को व्यक्त करते हैं और सारी चीजों को लेकर चलते हैं। तो ये दो आपके सामने चीजें दे दी गई हैं, एक असर्शन और एक रीजन। अब आपको बताना है कि इसमें दोनों सही है क्या इस कथन का ये कारण सही व्याख्या करता है? ऑप्शन देखिए, ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। मतलब दोनों सत्य हैं लेकिन व्याख्या नहीं है। ए सच है लेकिन आर झूठा है, ए झूठा है लेकिन आर सच है। यानी सत्य सत्य, झूठा है नहीं सत्य सत्य। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? पहला और दोनों स्टेटमेंट सही है। लेकिन अब पारंपरिक एक तरह से साधन के रूप में स्वीकार करती है, इसका मतलब ये नहीं कि विचारों को साझा करते हैं और प्रतिद्वंदियों के साथ जानकारी बहाल करते हैं, ऐसा नहीं, ये ऐसा नहीं है। तो इसका ख जवाब सही हो जाएगा। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, सीबीएसई ने भी इसका आंसर ख दिया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है। बहुत लोग बोलेगा कि सर ये स्टेटमेंट जो है इसकी व्याख्या तो कर रहा है, लेकिन नहीं, इसकी व्याख्या नहीं है। ख इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दावा, इसमें भी उस तरह का सवाल है, या अभिकथन जिसको कहते हैं। इंदिरा गांधी को असली चुनौती विपक्ष से नहीं अपनी ही पार्टी के भीतर से थी। ठीक है, रीजन क्या है? उसे सिंडिकेट से निपटना पड़ा जो कांग्रेस के भीतर के नेताओं का शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों का एक समूह था।
तो कांग्रेस में हमने पता था ना, कांग्रेस में क्या हो गया, कांग्रेस आर और कांग्रेस आई में डिवाइड हो गई, कांग्रेस एस जो थी कांग्रेस एस में डिवाइड हो गई। कांग्रेस एस सिंडिकेट एक तरह से लोगों का समूह था जिसमें कामराज जैसे नेता थे जो कांग्रेस को क्या चाहते थे, इंदिरा गांधी के बच्चों से छुड़ाना चाहते थे। तो कांग्रेस के अंदर जो है उनको उन नेताओं से चुनौती मिल रही थी जो कांग्रेस के अंदर एक शक्तिशाली लोगों का समूह था। तो अब कथन उसे सिंडिकेट से निपटना पड़ा। तो ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सच है, आर झूठा है, ए झूठा है, आर सच है। सही जवाब तो अ हो जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है और इसकी ये सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए अगला है आतंकवाद से तात्पर्य है बाजार या ट्रेन आदि में बम विस्फोट, क्रूर हिंसा का उपयोग करके समाज में भय का माहौल तैयार करना, किसी भी सैन्य समूह द्वारा बाहरी हमला, लोगों या किसी व्यक्ति के समूह द्वारा बनाई गई हिंसा। ये चार चीजें स्टेटमेंट दी गई हुई हैं, आपको आतंकवाद से तात्पर्य बताना है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्योंकि देखिए कहीं बम विस्फोट करना मारना ये अलग बात है, आतंकवाद का सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो भय का माहौल करना, फीलिंग ऑफ टेरर, ये माहौल क्रिएट करना सबसे बड़ा मुद्दा होता है। तो जहां भय का माहौल वाला स्थिति आएगी वो जवाब हमेशा सही हो जाएगा। ठीक है, ये पारंपरिक मुद्दे हैं सुरक्षा के। अगला सवाल देखते हैं, नीति आयोग के बारे में कौन सा कथन सत्य है। हमें पता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई, 2015 में हुई थी। तो अब इसके बारे में आपको बताना है कि नीति आयोग के में जो विभिन्न ऑप्शंस हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन नीति आयोग के लिए सही है। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। नीति आयोग संघ के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, यानी नीति आयोग के या संघ से मतलब यहाँ यूनियन गवर्नमेंट की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, थिंक टैंक मतलब क्या होता है, जो पॉलिसी मेक करता है, जो विभिन्न तरह की नीतियां बनाता है, जो नियम बनाने के लिए प्रेरित करता है। नीति आयोग आतंकवाद के खिलाफ कार्य करता है। नीति आयोग सहकारिता की भावना से कार्य करता है। सहकारिता मतलब कोऑपरेट करना सारे डिपार्टमेंट मिनिस्ट्रीज से। नीति आयोग ने बड़े राज्यों के लिए बड़े और छोटे राज्यों के लिए छोटी भूमिका तय करता है। ठीक है, अब जैसे एक नीति आयोग में चलता है टीम इंडिया, है ना, टीम इंडिया, जिसमें चीफ मिनिस्टर सारे स्टेट के और प्राइम मिनिस्टर इसमें मीट करते हैं। तो ये सारी चीजें नीति आयोग की हैं। तो 1 और 3 इसका बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन राज्यों की भूमिका तय करना ये इसका काम नहीं है। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा, नीति आयोग संघ के थिंक टैंक के रूप में काम करता है और सहकारिता यानी कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव जो फेडरलिज्म है उसकी भी बात यहां पे हो सकती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। अगला सवाल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने वाले व्यक्तित्व का नाम बताइए। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी इसको कहते थे हैरोल्ड डोमर मॉडल। हैरोल्ड डोमर मॉडल। और जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना हुई उसका नाम दिया गया महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल। ठीक, ये दो चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं, हैरोल्ड डोमर मॉडल, महालनोबिस मॉडल। तो यहां पर पूछा गया, पहला कृषि आधारित थी, दूसरा इंडस्ट्रीज पर ज्यादा बेस थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केसी नेगोय, टीटी कृष्णचारी, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख या पीसी महालनोबिस। सही जवाब हो जाएगा पीसी महालनोबिस, घ इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करिए। कालानुक्रमिक यानी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताइए कब पहले क्या हुआ। तो दूसरा आम चुनाव, वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति चुने गए। चौथा आम चुनाव, कांग्रेस सीपीआई गठबंधन ने आम चुनाव में कई सीटें हासिल की। तो अब सबसे पहले तो दूसरा आम चुनाव हो जाएगा। फिर 1967 के आसपास ये हो जाएगा चौथा आम चुनाव। ये हो जाएगा 1967 में वीवी गिरी के राष्ट्रपति बनने वाली बात, और चौथा ये लास्ट में आ जाएगा। यानी हमारे पास 1, 3, 2, 4 ऐसा कोई ऑप्शन है, 1, 3, 2, 4 क इसका सही जवाब हो जाएगा। 1, 3, 2, 4 इसका बिल्कुल सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है। ठीक बात, आगे देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नाम बताइए जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया था। अब आपको पता है कि इमरजेंसी से जस्ट पहले इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था वो इलीगल बता दिया गया कि ये अवैध है। अब इसमें जज का नाम कौन था, ओम प्रकाश त्रिवेदी, जगमोहन लाल सिन्हा, नारायण दत्त ओझा या कुंजबहारी श्रीवास्तव। सही जवाब हो जाएगा जगमोहन लाल सिन्हा। तो देखिए आपातकाल वाले चैप्टर से, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में जो संकट है उस चैप्टर से कितना इंपॉर्टेंट और घुस के सवाल पूछा है, तो आपको इस तरह से स्टडी करके चलनी है। अगला सवाल है, आपातकाल की उद्घोषणा के संदर्भ में विषम का पता लगाइए। मतलब आपातकाल की जब उद्घोषणा हुई तो क्या चीजें एक साथ चल रही थी और एक ऐसी चीज जो उसमें अलग थी। तो पहला ऑप्शन है कुल क्रांति के लिए आह्वान, या इसको संपूर्ण क्रांति भी कहा गया, संपूर्ण क्रांति।
जिसमें किसकी भूमिका थी? जयप्रकाश नारायण, जेपी मोमेंट, ठीक है ना। इसमें नारा लगा सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। 1974 की रेलवे हड़ताल, बिल्कुल पटना से लेकर हर जगह तक। नक्सली आंदोलन, गुजरात आंदोलन, गुजरात आंदोलन भी छात्र आंदोलन में बदला। तो ये तीनों तो ठीक है, नक्सली आंदोलन बात की और अलग घटना है, तो आप इसमें ग नक्सली आंदोलन इस पर रख सकते हैं, बाकी सब इमरजेंसी से रिलेटेड है, ठीक है। रूस और भारत दोनों द्वारा कल्पना की गई बहुध्रुवीय दुनिया की किसी एक विशेषता पर प्रकाश डालिए। तो देखिए, पहले क्या थी? बाइपोलैरिटी थी, बाइपोलैरिटी। जब सोवियत संघ और अमेरिका थे तो इसको क्या बोला गया? ध्रुवीयता, ध्रुवीयता, ठीक, बाइपोलैरिटी। जब कौन कौन था? अमेरिका और रसिया या सोवियत संघ। बाद में क्या हो गया? सोवियत संघ का विघटन हो गया तो यूनिपोलर हो गया, यानी केवल अमेरिका ही एक महाशक्ति रह गया। तो अब जब अमेरिका केवल एक महाशक्ति रह गया, केवल पूंजीवाद बच गया, तो बाद में रूस और भारत ने यह सोचा कि एक बहुध्रुवीय दुनिया होनी चाहिए, एक मल्टीपोलर सिस्टम होना चाहिए, ना यूनिपोलर ना बाइपोलर। और उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए? देखिए, तो भारत और रूस दोनों की कल्पना के अनुसार एक बहुध्रुवीय दुनिया की विशेषताएं: अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में सामूहिक रूप से कई शक्तियों का सह अस्तित्व, यानी कोऑपरेशन, और सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रतिक्रिया, यानी अगर कोई सुरक्षा पर बात आए तो सब लोग मिलकर रिस्पॉन्स करें, कलेक्टिव रिस्पॉन्स, है ना। अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का समझौता और सभी देशों के लिए स्वतंत्र विदेश नीति, जो भी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है उस पर समझौता हो जाए और सभी देशों की स्वतंत्र विदेश नीति, यानी वो उनकी संप्रभुता रहे, कोई उनकी विदेश नीति को चुनौती न दे, कोई प्रभावित करने का प्रयास न करे। संयुक्त राष्ट्र जैसे निकायों के माध्यम से निर्णय लिया जाए, यानी एक ऐसा मंच हो जहां पर सभी मिल बैठकर डिस्कस कर लें, कोई एक तरफा निर्णय किसी के दबाव में न लिया जाए। अब अगला सवाल है कि दक्षिण एशिया में शामिल देशों के नाम बताइए और इस क्षेत्र में सहयोग और शांति को बढ़ाने के उपाय बताइए, ठीक है। यानी कैसे एक दक्षिण एशिया में किस तरह से हम कोऑपरेशन और पीस को बढ़ा सकते हैं, इसके तरीकों पर बात होगी। तो दक्षिण एशिया में आमतौर पर बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देश शामिल हैं। और सार्क जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संगठन के द्वारा शांति और सहयोग क्या किया जा सकता है? बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो इस क्षेत्र में अगर हम यहां से आप देखिए, इस क्षेत्र में सार्क जैसे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संगठन जो हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इस तरह के जो संगठन सार्क जैसे हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन जिसकी बात की जाती है, इससे यहां पर क्या किया जा सकता है? शांति स्थापित की जा सकती है। यानी कुल मिलाकर रीजनल कोऑपरेशन और रीजनल संगठनों के द्वारा हम इसको कर सकते हैं। अगला सवाल है, उत्तर पूर्वी भारत की राजनीति पर हावी होने वाले किन्हीं दो मुद्दों पर प्रकाश डालिए। जो आपका नॉर्थ ईस्ट है, जो हमेशा क्या रहता है, एक तरह से थोड़ा सा वल्नरेबल और मुद्दों में रहता है, तो क्या क्या प्रभाव राजनीतिक मुद्दे वहां पे डालते हैं। तो उत्तर पूर्वी भारत की राजनीति पर हावी होने वाले मुद्दे हैं स्वायत्तता की मांग, यानी डिमांड फॉर ऑटोनॉमी, डिमांड फॉर ऑटोनॉमी। कई सारे ऐसे जिले, डिस्ट्रिक्ट ऐसे रहते हैं जो कहते हैं हमें अलग से आप ऑटोनॉमी दे दीजिए, ठीक है ना, हम आपके हिस्से नहीं रहेंगे, इस तरह से। अलगाव के लिए आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध, तो ये सारी चीजें यहां पर हमेशा हावी रहती हैं। अगला सवाल है, मंडल मुद्दे पर कुछ प्रकाश डालते हुए मंडल विरोधी का एक कारण बताइए, मंडल विरोध का एक कारण बताइए कि भारत में क्यों इसके विरोध प्रदर्शन हुए थे। तो कुल मिला के भारत में मंडल आयोग के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शन हुए उसके कारण बताने की बात की गई है। अब देखिए, 1990 के आसपास क्या हुई? राष्ट्रीय मोर्चा, नेशनल फ्रंट की सरकार बनी। इसको बहुत डिटेल में मैंने बताया हुआ है चैप्टर में, आप जरूर देख लीजिएगा। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने 1990 में मंडल आयोग को लागू करने का निर्णय लिया था। यह सिफारिश कि केंद्र में 27% नौकरियां सरकार को अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किया जाना चाहिए। उन्होंने सिफारिश किया कि जो 27% जॉब्स हैं वो केंद्र सरकार में, वो ओबीसी के लिए हमें आरक्षित कर देनी चाहिए। इससे देश के विभिन्न हिस्सों में ओबीसी आरक्षण के समर्थकों और विरोधियों के बीच हिंसक और विरोध प्रदर्शन हुए। हिंसक विरोध प्रदर्शन हुए। यह विवाद को मंडल मुद्दे के रूप से जाना जाता है। बहुत एक प्रोमिनेंट चला था मंडल वर्सेस कमंडल, मंडल वर्सेस कमंडल, क्योंकि इसी समय क्या चल रहा था? इसी समय चल रहा था राम जन्मभूमि के लिए रथ यात्रा, तो कमंडल उसको बोला गया और ये मंडल आयोग का नीति था।
ठीक है, तो हाँ, 1989 से भारत में राजनीति को आकार देने में इस मुद्दे ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न था जिसको आपको ध्यान में रख के चलना है। मंडल आयोग बहुत ही प्रोमिनेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन है, पारंपरिक सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में शक्ति संतुलन का मूल्यांकन करें। मैंने कुछ दिन पहले ही चैप्टर में समझाया है, बैलेंस ऑफ पावर, बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। अब ये क्या है? तो सरकारें उनके और अन्य देशों के बीच शक्ति संतुलन के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। सरकारें क्या करती हैं? हमेशा प्रयास में रहती हैं कि बैलेंस ऑफ पावर बनाया जा सके, क्योंकि ये एक ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी माना जाता है कि अगर दो देशों के पास बराबर शक्तियां रहेंगी तो हमला कम होगा। देश अन्य देशों के साथ शक्ति संतुलन अनुकूल बनाए रखने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, विशेष रूप से जिनसे उनके मतभेद हैं या जिनके साथ उनका संघर्ष हुआ है। शक्ति संतुलन बनाए रखने का एक अच्छा हिस्सा अपनी सैन्य शक्ति का निर्माण करना है। शक्ति, हालांकि आर्थिक और तकनीकी शक्ति भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे सैन्य शक्ति का आधार है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ये हालांकि आर्थिक और तकनीकी, यानी कि जो आपका सैन्य शक्ति है उसका तो आप निर्माण करिए ही, लेकिन इकोनॉमिक और टेक्निकल शक्ति को भी आपको मजबूत रखना होगा, क्योंकि इसी से आपकी सेना भी और मजबूत होगी। तो ये भी महत्वपूर्ण है। जब तक तकनीक और पैसा नहीं होगा, सेना मजबूत नहीं होगी। अगला सवाल है, राजीव गांधी लोंगेवाल समझौता किस हद तक पंजाब में सामान्य स्थिति लागू होने में सफल या लागू करने में सफल रहा? तो पंजाब में सामान्य स्थिति लाने की दिशा में राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता या पंजाब समझौता एक महत्वपूर्ण कदम था, लेकिन शांति आसानी से नहीं आई। हिंसा का एक चक्र लगभग एक दशक तक जारी रहा। आपको पता है कि वहां पर बहुत सारा खालिस्तानी मूवमेंट और कई समस्याएं वहां पर रही हैं। केंद्र सरकार को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा और सामान्य चुनावी और राजनीतिक प्रक्रिया को निलंबित कर दिया गया था। तो ये समस्या वहां बनी थी। संदेह और हिंसा के माहौल में राजनीतिक प्रक्रिया को बहाल करना आसान नहीं था। 1992 में पंजाब में चुनाव हुए, 24% मतदाताओं ने मतदान किया। अंततः सुरक्षा बलों द्वारा आतंकवाद का सफाया कर दिया गया। 1990 के दशक के मध्य तक पंजाब में शांति लौट आई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अगला सवाल है, पर्यावरण की चुनौती के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रतिक्रियाओं में से कुछ पर्यावरण आंदोलनों से आई हैं। ये बात ठीक है। तो पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं उसके खिलाफ अगर पर्यावरण आंदोलनों को देखें तो प्रतिक्रियाएं वहां से ज्यादा आई हैं। पृथ्वी की खुदाई या निष्कर्षण तथा मेगा डैम के खिलाफ आंदोलन के विशेष संदर्भ में इस बयान को न्याय संगत करें। तो जो मेगा डैम के खिलाफ आंदोलन होते हैं या पृथ्वी निष्कर्षण के खिलाफ जो आंदोलन होते हैं, उसके आलोक में आपको ये चीज बतानी है। तो पृथ्वी का निष्कर्षण वाले से देखें तो खनिज उद्योग द्वारा मिट्टी का निष्कर्षण, उसके द्वारा रसायनों का उपयोग, उसका जल मार्ग और भूमि का प्रदूषण, इसका समुदाय का विस्थापन, यानी कई समुदायों को विस्थापित करते हैं, माइग्रेट करवाते हैं, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आलोचना और प्रतिरोध को आमंत्रित करना जारी रखता है। तो ये जो मिट्टी का निष्कर्षण होता है और उससे जो समस्याएं आती हैं, पूरी दुनिया में इसके लिए विरोध हमेशा जारी रहता है। पूरी दुनिया में इसके खिलाफ विरोध होता रहता है। एक उदाहरण अगर देखें तो फिलीपींस का है, जहां समूहों का एक विशाल नेटवर्क और संगठनों का अभियान ऑस्ट्रेलिया स्थित बहुराष्ट्रीय कंपनी पश्चिमी खनन निगम के खिलाफ विरोध होता है। ऑस्ट्रेलिया परमाणु विरोधी पर आधारित है। ऑस्ट्रेलिया स्वदेशी के मूल अधिकारों के लिए भावनाएं और की वकालत भी करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है उसका फिलीपींस में विद्रोह होता है और ऑस्ट्रेलिया में भी उसका विद्रोह किया जाता है, और ऑस्ट्रेलिया भी लोगों के मूल अधिकारों के लिए हमेशा उसका सपोर्ट करती है। मेगा बांध देखा जाए तो आज दुनिया में जहां कहीं भी एक मेगा बांध बनाया जा रहा है, इसका विरोध करने वाला एक पर्यावरण आंदोलन होने की संभावना है। 1980 के दशक की शुरुआत में पहला बांध विरोधी आंदोलन उत्तर में शुरू किया गया, जो ऑस्ट्रेलिया में फ्रैंकलिन नदी और उसके आसपास के जंगल को बचाने के लिए था। जहां भी आप मेगा बांध बनाते हुए देखेंगे वहां पर, जैसे भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन आपको पता है, भारत में कुछ प्रमुख बांध विरोधी नदी समर्थक आंदोलन है। नर्मदा बचाओ आंदोलन इस आंदोलन में से सबसे प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट था। अब अगला सवाल पूछा गया है कि भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग और असहमति के क्षेत्रों की व्याख्या करिए। भारत बांग्लादेश का संबंध हमेशा न्यूज में रहता है, तो कौन से मुद्दे हैं जो सहयोग के और कौन से असहमति के हैं? तो बांग्लादेश भारत के पूर्व की ओर देखो नीति का हिस्सा है। भारत की एक विदेश नीति है लुक ईस्ट। लुक ईस्ट मतलब पहले लुक वेस्ट होता था, केवल अमेरिका और यूरोप की तरफ देखना था, भैया कि नहीं अब हम ईस्ट की तरफ भी देखेंगे, तो उसका बांग्लादेश एक हिस्सा है। आपदा प्रबंधन और पर्यावरण के मुद्दों पर हमेशा सहयोग रहा है। आर्थिक संबंधों में भी बांग्लादेश से काफी सुधार हुआ है, तो ये तो हमेशा हम देखते रहते हैं। अब विवाद की बात करें तो नदी जल विवाद अर्थात गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का बंटवारा पानी का विवाद की जड़ रहा है। भारत सरकार बांग्लादेश द्वारा अवैध अप्रवास से इनकार करने से नाखुश है। मतलब वहां से बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस करके इधर आते हैं और बांग्लादेश उसको कहती है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो भारत इसको नहीं मानता है। भारत विरोधी इस्लामी कट्टरपंथ समूहों को बांग्लादेश का समर्थन है, भारत सरकार इसे भी नापसंद करती है। तो ये कुछ विवाद की जड़ें हैं। अगला सवाल है कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि स्वतंत्र भारत की विदेश नीति, हाँ ये सवाल
हमने कंप्लीट कर लिया, हाँ ठीक है, आगे देखते हैं। क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने एक शांतिपूर्ण दुनिया के सपनों का पीछा किया? अपने उत्तर का समर्थन 3 उपयुक्त तर्कों के साथ करें। यानी क्या भारत की जो विदेश नीति रही है ये पीस, वर्ल्ड पीस की बात करती है, दुनिया में शांति स्थापना की बात करती है? तो हाँ, मैं दिए गए कथन से सहमत हूं। उसके लिए तर्क हैं। स्वतंत्र भारत की विदेश नीति ने गुट निरपेक्षता की नीति की वकालत करके शीत युद्ध के टकराव को कम करना, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के लिए संसाधन और मानवीय योगदान देकर शांतिपूर्ण विश्व के निर्माण के सपने को दृढ़ता से आगे बढ़ाया है। 3 कदम कौन कौन से? गुट निरपेक्षता, जिसको नॉन अलाइंड मूवमेंट कहते हैं, ठीक। जब हमने पूरी दुनिया 2 हिस्सों में बट के हिंसा की तरफ जा रही थी, हमने कहा कि किसी गुट में नहीं जाना, गुट निरपेक्षता रखा। उसके बाद हमने क्या किया? शीत युद्ध के टकराव को कम किया। और तीसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ को ह्यूमन असिस्टेंस भी दिया, इकोनॉमिक असिस्टेंस भी दिया। जो संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति फोर्सेज हैं, यानी कि पीस कीपिंग फोर्सेज है, उसमें अपनी सेनाएं भेजी। तो हमने कहीं ना कहीं शांति स्थापित करने में हमेशा सहयोग किया। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका के नेतृत्व वाली उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो जो थी, ठीक है, और सोवियत नेतृत्व वाली वार्सा संधि अस्तित्व में आई। भारत आदर्श विदेश नीति के रूप में गुट निरपेक्षता की वकालत की और कभी भी संतुलन, हालांकि इससे कभी कभी संतुलन सही नहीं दिखा, ये आंसर सीबीएसई ने भी बोला। यानी कि हमने गुट निरपेक्षता आंदोलन की तरफ हम गए, कभी कभी लगता था कि संतुलन बिगड़ रहा है, लेकिन हमने कभी दोनों हिस्सों में अपने आप को नहीं बांटा और हमेशा हम बराबरी की, सबकी बात करते रहे, शांति की बात करते रहे। भारत दोनों शिविरों में से किसी में भी शामिल नहीं हुआ। शीत युद्ध के दौर में भारत दोनों के नेतृत्व में सैन्य गठबंधनों से दूरी बनाए रखना चाहता था। तो भारत को लगता था कि हम किसी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होंगे। बार बार भारत कहता रहा कि इस तरह की जो दौड़ है, जो शीत युद्ध का टेंशन है, इसे कम करना चाहिए। 1956 में ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मुद्दे पर मिस्र पर हमला किया। भारत ने इस नौ औपनिवेश आक्रमण के खिलाफ विश्व विरोध का नेतृत्व किया। उसी वर्ष जब सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया तो भारत शामिल जन विरोध में नहीं हुआ। तो ऐसी स्थिति के बावजूद कुल मिलाकर भारत ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एक स्वतंत्र स्टैंड लिया है। तो क्वेश्चन ये था कि क्या भारत की विदेश नीति जो है वो शांति स्थापित करने में आगे रही है? तो हाँ, जब हमें स्वतंत्रता से लगा है, जिस मुद्दे पर हमने स्टैंड लिया है। जब पूरी दुनिया 2 हिस्से में बट रही थी, हम अलग थे। जब हंगरी का मुद्दा आया तो हमने बोला, जब सोवियत संघ का मुद्दा आया तो हम नहीं बोले। तो ये सॉरी, जब मिस्र का मुद्दा आया, ब्रिटेन का, तो हम बोले, हंगरी के मुद्दे पर चुप रहे। तो हमने अपना स्वतंत्र स्टैंड हमेशा लेना उचित समझा है। अगला सवाल है कि 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के 2 कारणों पर विश्लेषण कीजिए। तो 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगाने के कारण है, इंदिरा गांधी के लोकसभा के चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा अवैध घोषित कर दिया गया था। अभी हमने चर्चा की थी, सिन्हा थे जज। इसका मतलब यह हुआ कि कानूनी तौर पर वो सांसद नहीं रही और इसलिए जब तक वह 6 महीने के भीतर एक बार फिर सांसद नहीं बन जाती तब तक प्रधानमंत्री नहीं रह सकती थी। लेकिन 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें हाई कोर्ट के आदेश पर तब तक के लिए आंशिक रोक लगा दी जिस समय उसकी अपील पर फैसला न हो। वह एक सांसद रह सकती थी लेकिन लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती थी। ये एक बड़ा मुद्दा था। हुआ क्या, कई कारण थे इमरजेंसी के। पहला तो ये हुआ कि जो उन्होंने चुनाव जीता था उत्तर प्रदेश में, उसको अवैध घोषित कर दिया हाई कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को तो रोक दिया लेकिन बोला कि जब तक आपकी अपील पर हम सुनवाई नहीं कर लेते हैं तब तक अब आपको लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं लेना। तो यहां इंदिरा गांधी को कुर्सी खतरे में नजर आ रही थी। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विपक्षी दलों ने श्रीमती गांधी के इस्तीफे की मांग कर दी। जयप्रकाश नारायण ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारी से सरकार के आदेश का पालन नहीं करने को कहा। उन्होंने पूर्ण क्रांति या संपूर्ण क्रांति का ऐलान किया जो आपातकाल के विरोध का प्रतीक भी बन गया। जब ये सारे डिस्टर्बेंस देखे मिसेस गांधी ने तो उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। अगला सवाल है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महान शक्ति बन गया। हालांकि सोवियत प्रणाली नौकरशाही और सत्तावादी नहीं बन गई जिसके अपने नागरिकों के लिए जीवन कठिन कर दिया। क्या आप दिए गए कथन से सहमत हैं? अब देखिए क्या हुआ, इसमें ये कह रहा है कि सोवियत प्रणाली बहुत जल्दी नौकरशाही और सत्तावादी बन गई और एक तरह से ऑटोक्रेटिक हो गई जिसने वहां के नागरिकों का जीवन कठिन कर दिया। तो क्या इस तर्क से सहमत है? तो आंसर है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एक महान शक्ति बन गया लेकिन बहुत जल्दी व्यवस्था बहुत नौकरशाही और सत्तावादी बन गई। दिए गए बयान से मैं सहमत हूं और इसके लिए क्या तर्क हो सकते हैं तो देख लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत अर्थव्यवस्था अमेरिका को छोड़कर बाकी दुनिया की तुलना में अधिक विकसित थी। इसके पास जटिल संचार नेटवर्क और विशाल ऊर्जा संसाधन था। सोवियत संघ ने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया और सरकार ने स्वास्थ्य सहित बुनियादी जरूरतों को सब्सिडी दी। शिक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल और अन्य कल्याणकारी योजनाएं चलाई गईं। हालांकि सोवियत प्रणाली बहुत नौकरशाही और सत्तावादी बन जाने के कारण अपने नागरिकों के लिए मुश्किल जीवन बनाने वाली बन गई। तो उन्होंने कुछ जरूरी कदम तो उठाए, बेसिक कम्युनिटीज के लिए सुरक्षा भी दी, सहयोग भी दिया।
और कई सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई, लेकिन नौकरशाही यानी कि वहां पे डेमोक्रेसी नहीं थी। अधिकारीवाद और अधिनायकवाद इतना बढ़ गया कि वहां पर लोगों का जीवन दूभर हो गया। लोकतंत्र का अभाव और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव, जो लोगों को अक्सर चुटकुले और कार्टून में असहमति व्यक्त करते थे, तो वहां लोग कोई बोल ही नहीं पाते थे, कोई अपनी असहमति व्यक्त नहीं कर पाता था, वो चुटकुले और कार्टून से अपनी बात कहते थे। सोवियत संघ के अधिकांश संस्थानों में सुधार की आवश्यकता थी। एक सोवियत संघ की सोवियत पार्टी द्वारा प्रतिनिधित्व की जाती थी। सभी संस्थाओं पर कड़ा नियंत्रण था और लोगों के प्रति जवाबदेह नहीं था। तो एक ही पार्टी थी, सोवियत पार्टी, जो किसी को उत्तर भी नहीं देती थी। अच्छा, दूसरी समस्या ये थी कि 15 देशों के से मिलकर सोवियत संघ बना था, लेकिन वो केवल रूस की बात करती थी, बाकी देशों के किसी भी चीज को, उनके सांस्कृतिक प्रणाली को या सांस्कृतिक उनके आवाजों को सुनने से उन्होंने मना कर दिया। तो उनके एस्पिरेशन या भावनाओं की कदर नहीं करती थी। सोवियत संघ के अधिकांश संस्थानों में सुधार की आवश्यकता थी। एक सोवियत संघ की सोवियत पार्टी द्वारा प्रतिनिधित्व की गई पार्टी प्रणाली थी। पार्टी ने 15 गणराज्यों में लोगों के आग्रह को मानने से इनकार कर दिया, जिन्होंने अपने स्वयं के प्रबंधन के लिए सोवियत संघ का गठन किया था। तो वो 15 गणराज्य जिन्होंने मिलजुल कर देश बनाया था, सोवियत संघ बनाया था, उनकी भावनाओं को पार्टी मानने से इनकार कर चुकी थी। केवल रूस की बात वो करती थी। हालांकि कागज पर रूस उन 15 गणराज्यों में से केवल एक था जिन्होंने एक साथ यूएसएसआर बनाया था। वास्तव में रूस सब कुछ पर हावी था। तो वैसे तो ऑन पेपर 15 देश थे, सभी ने मिलकर बोला कि हम सोवियत संघ बनाएंगे, लेकिन उसमें से केवल रूस का चलता था। रूस सब चीज पर हावी था। अन्य क्षेत्रों के लोग उपेक्षित थे और अक्सर दबे हुए महसूस करते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वास्तव में सोवियत संघ एक महान शक्ति बन गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन बहुत जल्दी यह व्यवस्था बहुत ज्यादा नौकरशाही और सत्तावादी हो गई। तो ये सारी चीजें वहां दिखाई पड़ती थी। अगला सवाल है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो 1990 के दशक की शुरुआत में विश्व राजनीति के द्विध्रुवी ढांचे की समाप्ति के बाद यह स्पष्ट है कि अमेरिका का राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के वैकल्पिक केंद्र के रूप में प्रभुत्व हो गया। तो 1990 के बाद सोवियत संघ का विघटन हो गया, अमेरिका का अपना प्रभुत्व हो गया। इस प्रकार यूरोपीय संघ और आसियान एक ताकत के रूप में उभरे। विश्व मंच पर ब्रिक्स शक्ति एक नए केंद्र के रूप में उभरा। ब्रिक्स में कौन कौन है? ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये भूलिएगा नहीं। ब्रिक्स शब्द का अर्थ है ब्राजील, रूस, भारत और दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स के प्रमुख उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक लाभों को आपस में वितरित करने के लिए सहयोग करना है। ब्रिक्स क्या करता है कि हम आर्थिक लाभ सुनिश्चित करें, उसको आपस में वितरित करें। सदस्यों के अलावा प्रत्येक राष्ट्र की आंतरिक नीतियों में गैर हस्तक्षेप, यानी वो अपने आंतरिक जो नीतियां हैं सबकी, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा और आपसी समानता रखेगा। ब्रिक्स का 11वां सम्मेलन 2019 ब्राजील में संपन्न हुआ। अब देखिए इसके क्या है, ब्रिक्स के 11वें सम्मेलन की अध्यक्षता करने वाले राजनीतिक नेता का नाम बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? जैकब जुमा, जो दक्षिण अफ्रीका के हैं। ठीक, अब नहीं रहे राष्ट्रपति रहे, जैकब जुमा। ठीक बात। अगला सवाल, ब्रिक्स के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ब्रिक्स की स्थापना दक्षिण एशिया के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए दी गई थी और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए की गई थी। तो दक्षिण एशिया से तो कोई मतलब नहीं है, तो दुनिया के अलग अलग देश हैं। ब्रिक्स देश परस्पर समानता का स्वीकार करते हैं। ठीक बात। ब्रिक्स की स्थापना निवेश, श्रम और सेवाओं के लिए मुक्त व्यापार समझौता है? नहीं, कोई मुक्त व्यापार समझौता की बात नहीं थी। इसका मुख्यालय काठमांडू? बिल्कुल गलत। तो ब्रिक्स देश का परस्पर समानता का सम्मान करते हैं। इसका फोर्थ आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है, ब्रिक्स अपनी पहली बैठक में दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने के बाद ब्रिक्स में बदल गया। दक्षिण अफ्रीका को शामिल करने से पहले वो क्या था? ब्रिक। ठीक, जैसे दक्षिण अफ्रीका शामिल हुआ ब्रिक्स हो गया। तो ये कब हुआ था? ये घटना घटी थी 2009 में। ख इसका सही जवाब हो जाएगा। उसके पहले 2006 से ये हुआ था, तो 4 ही देश इसमें शामिल थे। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में कहां हुई? तो रूस में हुई। उत्तर इसका रूस हो जाएगा। अब देखिए मानचित्र आधारित ये प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है। तो भारत के दिए गए रूपरेखा राजनीतिक मानचित्र है। 4 राज्य ABCD के रूप में चिन्हित किया गया है। नीचे दी गई जानकारी के आधार पर इन राज्यों की पहचान करें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो जिस राज्य में भाजपा के नेतृत्व में गठबंधन ने सरकार बनाई थी 1957 में, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, ये आपके सामने ये खाली टेबल एक दिया रहेगा वो, ठीक है, और उस स्टेट का नाम दिया रहेगा। तो आप उत्तर देखेंगे तो पहले में सी, ठीक, पहले में आपको सी दिखाई पड़ेगा, यानी कर, ये देखिए सी राज्य जो है ये पहले का आंसर है। यानी जिस राज्य में भाजपा के नेतृत्व में 1957 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा और ये राज्य हो जाएगा कौन? केरल। ठीक, तो जो ये टेबल आपके सामने खाली है, यहां हो जाएगा अल्फाबेट कंसर्न, ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा
केरल। ठीक, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं, नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित राज्य, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित राज्य बी वेस्ट बंगाल, तो यहां पर बी वेस्ट बंगाल। मैप में अगर आप देखना चाहें तो हम यहां पर बी वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी से संबंधित राज्य था। थर्ड, कर्पूरी ठाकुर से संबंधित राज्य जिन्होंने आरक्षण लागू किया पिछड़े वर्ग के लिए, तो ये डी बिहार हो जाएगा। कर्पूरी ठाकुर से रिलेटेड कौन सा राज्य था? बिहार था। और लास्ट में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला कामराज के कामराज जो कांग्रेस के बड़े नेता थे, तो ये आंध्र प्रदेश, सॉरी हाँ ये आप देख लीजिए डिवाइडेड होने से पहले ये तमिलनाडु जो आज आपका है, आंध्र प्रदेश ये तमिलनाडु। ठीक है, तो ये 4 स्टेट 4 जगह पर आ जाएंगे। इसका आंसर आप क्लियरली इस टेबल में देख सकते हैं। देखिए सी बी डी ए, केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार और तमिलनाडु। ठीक है, के कामराज यहां से रिलेटेड थे। अब अगला एक कार्टून आधारित प्रश्न, ये कार्टून है और इसका अध्ययन करके आपको बताना है। तो इस कार्टून में कई चीजें, लुक इफ एनी अनटुवर्ड इंसिडेंट अकर्स नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी इंटायर योर्स, ये एक तरह से टेरिटरी की बात की गई है। और यहाँ पर ड्रामेटिक अनाउंसमेंट बाय मिस्टर नेहरू, ट्रिमेंडस चीयर्स, एक्लेम न्यूज, ये सारे कार्टून यहाँ पर बताए गए हैं। इस कार्टून के हिसाब से आपको रीड करके, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है बेसलेस चार्जेस, ठीक है, एक्यूजेशंस, देखिए हाँ प्रोवोकेशंस, तो ये सारी चीजें यहां पर लेकर नेहरू को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। तो अगला सवाल अब इसके देखते हैं, और ये भारत और चीन से संबंधित, खास सर आप जानते हैं युद्ध भी हुआ था। तो 1960 में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद छिड़ गया। पंडित नेहरू ने चीन में अपने समकक्ष डैश के साथ बातचीत करना चाहा, जो निरर्थक साबित हुई। किसके साथ? माओ त्से-तुंग के साथ। तो क इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये समझौता इससे पहले भारत और चीन में हो चुका था, पंचशील, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या हो जाएगा? माओ त्से-तुंग के द्वारा। भारतीय क्षेत्र में उस स्थान का नाम बताइए जिस पर वर्ष में चीन का कब्जा था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? अक्साई चीन। अक्साई चीन वाला इलाका जो भारत में ऊपर कश्मीर वाला पूरा इलाका है, उसमें सबसे ऊपरी इलाके में अक्साई चीन इलाका है, उस पर उन्होंने कब्जा किया। भारत चीन युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री वीके कृष्णा मेनन थे, ये भी सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत और चीन के बीच 29 अप्रैल 1954 को हस्ताक्षरित समझौते का नाम बताइए। एक शांति समझौता, पंचशील, स्टैंड स्टिल, ताशकंद। सही जवाब क्या हो जाएगा? ख, पंचशील। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझौता था जिसमें एक दूसरे के सहअस्तित्व को स्वीकारा गया, एक दूसरे के संप्रभुता और आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न देने को स्वीकारा गया। बाद में जब भारत ने कड़ा आपत्ति जताई कि क्यों चीन ने हमला किया, तो उन्होंने बोला कि आपने पंचशील को तोड़ा है, आपने तिब्बत वाले मामले में क्यों बोला। तो ऐसी बातें चीन की तरफ से बताई गई। वैश्वीकरण के सांस्कृतिक और राजनीतिक परिणामों का विश्लेषण करिए। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन। तो सांस्कृतिक परिणाम देखें तो वैश्वीकरण के सांस्कृतिक प्रभाव से यह डर पैदा होता है कि यह प्रक्रिया दुनिया में संस्कृतियों के लिए खतरा बन सकती है, क्योंकि वैश्वीकरण एक समान संस्कृति के उदय की ओर ले जाता है, जिसे सांस्कृतिक समरूपता कहते हैं। इसको कहते हैं कल्चरल होमोजीनिटी। कल्चरल होमोजीनिटी मतलब एक जैसी संस्कृति बनाने का प्रयास करता है। ऐसा ग्लोबलाइजेशन पर आरोप लगता है कि भाई वैश्वीकरण की वजह से सब लोग एक जैसी संस्कृति होते जा रहे हैं। ठीक है, कुछ लोगों का तर्क है कि बर्गर और नीली जींस अमेरिकी जीवन शैली का शक्तिशाली प्रभाव और लोकप्रियता का कारण है। तो लोगों को लगता है कि विदेशी खान पान, पहनावे से सारी दुनिया में इसी तरह के जीवन शैली का प्रभुत्व हो रहा है। लेकिन कभी कभी बाहरी प्रभाव हमारी पसंद को बढ़ा देते हैं और कभी कभी वे परंपरा को प्रभावित किए बिना हमारी संस्कृति को संशोधित करते हैं। दूसरी ओर नीली जीन्स और होम स्पून खादी के कुर्ते के साथ अच्छी लगती है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई दोनों का मिक्सअप भी अच्छा लगता है और जरूरी नहीं कि हमेशा वो क्या करें, हमें नुकसान पहुंचाएं। हालांकि सांस्कृतिक समरूपीकरण वैश्वीकरण का एक पहलू है, वहीं यह प्रक्रिया विपरीत प्रभाव भी उत्पन्न करती है। यह प्रत्येक संस्कृति को और अधिक भिन्न और विशिष्ट बनाती जाती है। इस घटना को कहा जाता है सांस्कृतिक विषमता। तो ऐसा भी देखा जाता है कि कई बार ये वैश्वीकरण जो है वो एक सांस्कृतिक विषमता, या आप कह सकते हैं कि हर संस्कृति को अलग अलग विशिष्ट बनाते जाना, इसकी तरफ भी कदम बढ़ाती हुई दिखाई पड़ती है। अब राजनीतिक परिणाम अगर देखें, ये तो था कल्चरल परिणाम। सबसे सरल स्तर पर वैश्वीकरण के राजनीतिक परिणाम राज्य की क्षमता का क्षरण, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखा जाता है कि जो स्टेट की अपनी क्षमता है, जो स्टेट की अपनी कैपेबिलिटी है, उसको कम किया जा रहा है। क्यों? जैसे मान लीजिए वैश्वीकरण होगा तो सभी देश एक दूसरे के साथ मिलेंगे। जब सभी देश एक दूसरे के साथ मिलेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि एक देश दूसरे देश के निर्णय लेने को प्रभावित कर रहा है कि नहीं आप ऐसे नहीं ऐसे निर्णय लीजिए। तो ये खतरा भी देखा जाता है। ठीक है,
पूरी दुनिया में कल्याणकारी राज्य अब अधिक न्यूनतावादी राज्य को रास्ता दे रहे हैं। मतलब ये कि जो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट था, अब धीरे धीरे ये मान्यता बन रही कि नहीं, वेलफेयर स्टेट को बंद करिए, मिनिमम स्टेट को ले आइए कि राज्य का कुछ काम ही ना हो, ठीक, जो खासकर पूंजीवाद में देखा जाता है, और उसका मुख्य कार्य करता रहेगा, जैसे कानून व्यवस्था का रखरखाव और अपने नागरिकों की सुरक्षा, बस यही करेगा। हालांकि यह ध्यान रखना होगा कि वैश्वीकरण हमेशा राज्य की क्षमता कम नहीं करता है, प्रौद्योगिकी राज्य की क्षमता बढ़ा भी सकती है। मान लीजिए वैश्वीकरण से अगर टेक्निकल एडवांसमेंट होता है, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन होता है, तो उससे राज्य को फायदा भी होता है। वैश्वीकरण के प्रतिरोध के किन्हीं 3 कारणों का विश्लेषण करिए। तो वैश्वीकरण के खिलाफ जो तर्क दिए गए हैं, ये और में आंसर है आपका। वामपंथियों द्वारा दिया गया तर्क है कि समकालीन वैश्वीकरण वैश्विक के एक विशेष चरण का प्रतिनिधित्व करता है, पूंजीवाद, जो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाता है। तो वामपंथी कहते हैं कि जो ये समकालीन वैश्वीकरण है, यहाँ विश्व का, ये विश्व की एक विशेष परिस्थिति की बात करता है। किसका? पूंजीवाद का, कैपिटलिज्म का, कि जो वैश्वीकरण है ये हमेशा पूंजीवाद को बढ़ावा देगा, कि केवल मार्केट होना चाहिए, राज्य कल्याणकारी ना हो, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हो, इसलिए वैश्वीकरण ठीक नहीं है। चूंकि वैश्वीकरण ने राज्य को कमजोर कर दिया है, इसलिए हर राज्य गरीबों के हितों की रक्षा करने में असमर्थ है। वैश्वीकरण का विचार आत्मनिर्भरता और संरक्षणवाद के विपरीत है। लोग अपने सदियों पुराने मूल्यों और तरीकों को खो देंगे। ये सारे तर्क वैश्वीकरण के खिलाफ दिए जाते हैं। अगला सवाल है, इस बदलती दुनिया में एक मजबूत और पुनर्जीवित संयुक्त राष्ट्र वांछनीय है। एक सशक्त संयुक्त राष्ट्र के लिए आवश्यक सुधार उजागर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बार बार इसकी चर्चा होती है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन वाले चैप्टर से ये सवाल है कि भाई संयुक्त राष्ट्र संघ और मजबूत कैसे हो सकता है, या एक मजबूत संयुक्त राष्ट्र संघ की परिकल्पना क्या है। तो उसमें सुधार क्या होता है? एक तो सुधार ये माना जाता है कि जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सुरक्षा परिषद है, उसमें सुधार हो, उसके सदस्यों को बढ़ाया जाए, इत्यादि इत्यादि। संयुक्त राष्ट्र के संगठनात्मक ढांचे और प्रक्रिया में सुधार हो, जो उसका संगठन है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बदले। संयुक्त राष्ट्र के अधिकार क्षेत्र में मुद्दों की समीक्षा आवश्यक, यानी संयुक्त राष्ट्र के अंदर कौन कौन से अधिकार आ सकते हैं, क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, इसकी समीक्षा हो कि भाई ये इसका अधिकार है, ये इस पर काम करेगा। प्रमुख चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना रही है, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा के दौरान काफी हद तक स्थिर रहा है। सदस्यता का विस्तार हुआ है। अब देखो, होना चाहिए, ठीक है, हाँ, महासभा के सदस्यता का विस्तार हुआ है, ठीक बात, बिल्कुल सही है। और ये क्या रहा है, ये संरचना जो सुरक्षा परिषद की, वो हमेशा स्थिर रही है। आपको पता है P5 देश है, परमानेंट 5। संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य कौन है? चीन, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। इसके अलावा किसी को घुसने नहीं दिया जाता परमानेंट मेंबरशिप में। और भारत, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और जापान जैसे देश कह रहे हैं कि हमको भी इसमें, जर्मनी जैसे देश कह रहे हैं कि हमको इसमें स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। यूएनएसएससी के स्थायी और अस्थायी दोनों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए, मतलब सिक्योरिटी काउंसिल के स्थायी और 10 जो अस्थायी होते हैं वो भी बढ़ना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की बजटीय प्रक्रिया और उसके प्रशासन में सुधार का प्रस्ताव, कैसे बजट को और बढ़ाया जाए, उसको और संसाधन मिले। कुछ देश चाहते हैं कि संगठन शांति में बड़ी भूमिका निभाए। बहुत सारे ऐसे युद्ध हैं जिसको ये रोक नहीं पाता है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है जिसमें वो कुछ कर नहीं पाता है, तो इसको और प्रोएक्टिव भूमिका निभानी चाहिए। अन्य चाहते हैं कि ये मानवीय भूमिका निभाए, यानी जैसे सोशल और इकोनॉमिक कॉज के लिए जो काम कर रहा है, जैसे WHO काम करते हैं, यूनिसेफ काम करती है, ये सब वो काम करता रहे। अगला सवाल है, देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के मुख्य कारणों की सूची बनाइए। उस नेता का नाम बताइए जिसने इस दिशा में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, उसका क्या योगदान था। जाहिर सी बात है कि जो हमारा विलय हुआ देशी रियासतों का आजादी के बाद, विभाजन की त्रासदी वाला जो पूरा परसेप्शन था, उससे संबंधित है। तो भारत के विभाजन और स्वतंत्रता के साथ ब्रिटिश क्राउन ने रियासतों के पास भारत या पाकिस्तान में शामिल होने या खुद को स्वतंत्र घोषित, यहां स्वतंत्र वर्ड लिख लीजिए, खुद को स्वतंत्र घोषित करने का विकल्प दिया। लेकिन भारत में अंतरिम सरकार ने कड़ा रुख अपनाया। विभिन्न आकारों की छोटी रियासतों में भारत के संभावित विभाजन के खिलाफ देशी रियासतों को भारतीय संघ में लाने की सरकार की नीति 3 विचारों से प्रभावित थी। जो अंतरिम सरकार थी, जो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में चल रही थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, उन्होंने कड़ा रुख अपनाया और उन्होंने विलय कराने की कोशिश की। अधिकांश रियासतों के लोग स्पष्ट रूप से भारतीय संघ का हिस्सा बनना चाहते थे, इसीलिए वो मिलाना चाहते थे। 3 तर्कों की वजह से वो मिलाना चाहते थे भारत में। सरकार स्वायत्तता देने में लचीला होने के लिए तैयार थी, कुछ क्षेत्रों में उनकी मांगों को समायोजित करने के लिए तैयार थी। सरकार एकीकरण बनाए रखने के लिए दृढ़ थी और राष्ट्र की क्षेत्रीय सीमाओं का सुदृढ़ीकरण करने को तत्पर थी। तो 2-3 चीजों के लिए सरकार बिल्कुल क्लियर थी कि हम आपकी भावनाओं का ध्यान रखेंगे, क्षेत्रीय सीमाओं को मजबूत करेंगे, राष्ट्रीय सीमाओं को मजबूत करेंगे, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन, राजनीतिक एकीकरण बना रहे, इसके लिए सभी शर्तों पर मानने को सरकार तैयार थी।
नेता की बात करें तो तत्कालीन उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई। वह सभी रियासतों तक पहुंच गए, उन्होंने उनके साथ शांतिपूर्वक और कूटनीतिक रूप से बातचीत की और उनके प्रयास से लगभग सभी रियासतें भारत संघ के अधीन आ गई। ठीक, तो ये नेता जिसकी चर्चा करनी थी हमने कर लिया, लौह पुरुष के रूप में हम लोग इसीलिए जानते हैं। अब 29वें में अथवा प्रश्न है कि भारत की स्वाधीनता के बाद राज्य में पुनर्गठन आयोग की स्थापना के 3 कारणों की विवेचना कीजिए। राज्य पुनर्गठन आयोग यानी कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन वाला जो पूरा मसला था। तो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने भाषाई सिद्धांत के आधार पर राज्यों के गठन का वादा किया था। वास्तव में 1920 के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन के बाद कांग्रेस द्वारा इस सिद्धांत को मान्यता भी दी गई थी। कई प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषा के क्षेत्रों पर किया गया। तो पहले से लोगों को लग रहा था कि भाषा के हिसाब से मान्यता मिलेगी, जो ब्रिटिश भारत के प्रशासनिक प्रभागों का पालन नहीं करता था। आजादी और विभाजन के बाद चीजें बदल गई। हमारे नेताओं को लगा कि भाषा के आधार पर राज्यों को बनाने से व्यवधान हो सकता है और राज्यों के पुनर्गठन का मामला केंद्रीय नेतृत्व ने स्थगित करने का फैसला किया। राष्ट्रीय नेतृत्व के इस निर्णय को स्थानीय लोगों और नेताओं ने चुनौती दी थी तथा तेलुगु भाषी क्षेत्रों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। पुराना मद्रास प्रांत, जिसमें वर्तमान तमिलनाडु था, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, यहां आंदोलन होने शुरू हो गए। इस आंदोलन में मांग हुई कि तेलुगु भाषी क्षेत्रों को मद्रास प्रांतों से अलग होना चाहिए और एक अलग आंध्र प्रांत बनना चाहिए। कांग्रेस नेता और अनुभवी गांधीवादी का अनिश्चितकालीन उपवास के कारण 56 दिनों के बाद निधन हो गया और बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और हिंसक प्रदर्शन किया। आंध्र प्रदेश में विस्फोट हुआ। अंत में प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि दिसंबर 1952 में एक अलग आंध्र राज्य का गठन किया गया। तो अलग आंध्र प्रदेश भाषा के स्तर पर बनाया जाने वाला, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। अब अगला प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है ये इस पूरे सैंपल पेपर का, कि भारत में लोकतंत्र के लिए गठबंधन सरकारें वरदान साबित हुई। इस बयान का समर्थन 3 प्रासंगिक तर्कों से दीजिए। तो किस तरीके से जो गठबंधन सरकारें हैं वो एक तरह से लोकतंत्र में वरदान बनी और क्षेत्रीय दल निघर कर आए, इसकी बात की जा रही है, कोलिशन गवर्नमेंट। अब इसके नुकसान भी है लेकिन यहाँ फायदों की बात की गई है। तो भारत में गठबंधन के लिए लोकतंत्र के लिए गठबंधन सरकारें वरदान साबित हुई, इसके लिए विभिन्न तर्क हैं। 1967 के चुनाव तक यहां कांग्रेस का एक दल का प्रभुत्व था। विपक्षी दलों ने महसूस किया कि उनके वोटों के विभाजन ने कांग्रेस को सत्ता में बनाए रखा है। इससे भारतीय राजनीति में कांग्रेस विरोधी मोर्चों का निर्माण हुआ और गैर कांग्रेसवाद का उदय हुआ। इसने विपक्ष को साथ लाया। नतीजतन गठबंधन सरकारें 8 राज्यों में गठित की गई, जिसमें पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार और अन्य राज्य शामिल थे। 1971 के लोकसभा चुनाव और 72 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीत हासिल की, लेकिन श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के तनाव और संघर्षों को अवशोषित करने की क्षमता नहीं थी। तो धीरे धीरे इंदिरा गांधी के अंदर के कांग्रेस में भी अब तनाव होने लगा। 75 में आपातकाल की घोषणा ने एक बार फिर से विरोधियों को एकजुट किया और 1977 में जनता पार्टी बनी। जनता पार्टी एकजुट नहीं रह सकी, इसमें देश के नेतृत्व और एक सामान्य कार्यक्रम का अभाव था। 1980-84 में चुनाव में कांग्रेस को एक बार फिर हासिल हुई, पर यह एक नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की अपील पर निर्भर था। अपील मतलब 81 में वो किसी तरह जीती और गरीबी हटाओ मेन चल रहा था। फिर 84 में तो राजीव गांधी सहानुभूति पर जीते, आपको पता ही इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी। 1989 के चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी लेकिन विपक्ष में बैठी। राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार, जनता दल का गठबंधन और कुछ क्षेत्रीय दलों का गठन किया गया। 1989 के चुनाव ने कांग्रेस के प्रभुत्व के अंत को चिन्हित किया और गठबंधन सरकारों की शुरुआत हुई, क्योंकि इसके बाद 1 या 2 पार्टियों को कभी भी अधिकांश वोट या सीटें नहीं मिली। हमने देखा जैसे ही नेशनल फ्रंट की सरकार बनी, फिर जनता पार्टी भी डिवाइड हो गई, बहुत सारी पार्टी हो गई। रामविलास की अपनी पार्टी, लालू की अपनी पार्टी, समता पार्टी, नीतीश की, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, काशीराम की, सब अलग अलग हो गए। किसी एक पार्टी का स्पष्ट बहुमत सुरक्षित नहीं किया। इसने केंद्र में गठबंधन सरकार के युग की शुरुआत की, जिसमें क्षेत्रीय दल सत्तारूढ़ गठबंधन बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे और देश में 2 गठबंधन फिर शुरू हो गए, यूपीए लास्ट में और एनडीए। ये कांग्रेस आधारित क्षेत्रीय दलों का गठबंधन था और ये बीजेपी आधारित क्षेत्रीय दलों का गठबंधन, लेकिन गठबंधन सरकारें बनने लगी। तो और वहां से लगातार उसके बाद कोई एक दल को बहुमत तो 2014 में मिला है, लेकिन सरकारें गठबंधन की चलती हैं। अब इसमें अथवा प्रश्न भी एक है कि 1980 के दशक के अंत में 3 प्रमुख घटनाक्रमों का विश्लेषण करें जिन्होंने भारत की राजनीति पर लंबे समय तक प्रभाव डाला। तो 1980 के दशक के अंत के दौरान मुख्य घटनाक्रम जो लंबे समय तक चलने वाले भारत की राजनीति पर प्रभाव डाल सकते थे, वह इस प्रकार हैं। कांग्रेस प्रणाली का अंत, यह सबसे बड़ा पहला घटनाक्रम था। 2 दशकों तक चली कांग्रेस का दबदबा समाप्त हो गया, क्योंकि 89 के चुनाव में कांग्रेस हार गई। हालांकि राजीव गांधी की हत्या पार्टी 1991 में फिर सत्ता में वापस आ गई, लेकिन राजनीतिक परिदृश्य में पहले की तरह इसने अपना प्रभुत्व खो दिया। फिर मंडल का मुद्दा आया। यह मुद्दा राष्ट्रीय मोर्चा सरकार के साथ शुरू हुआ, जिसने 1990 में इसे लागू करने की सिफारिश की, जो केंद्र सरकार में केवल ओबीसी उम्मीदवारों के लिए 27% नौकरियों का आरक्षण था। तो मंडल मुद्दा भी बहुत तेजी से फैल रहा था उस समय।
इसने व्यापक गुस्सा फैला और 1989 से राजनीति को आकार देने में इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर नए आर्थिक सुधार, इसको बोला न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें क्या अपनाया हमने, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो इन्हें संरचनात्मक सुधार के रूप में घोषित किया गया। यहां आप सुधार शब्द जरूर ऐड कर लें। संरचनात्मक सुधार के रूप में इनको घोषित किया गया था। समायोजन कार्यक्रम जो कि श्री राजीव गांधी द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन श्री नरसिंह राव के तहत अधिक दिखाई दे रहा था। शुरू राजीव गांधी ने कर दिया था, लेकिन नरसिंह राव और मनमोहन सिंह की जोड़ी ज्यादा इसमें एक्टिव थी। 1991 से नरसिम्हा राव का कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया गया। यहां से हमने क्या किया, खुले बाजार की नीति, या इसको हम कह सकते हैं ओपन मार्केट, है ना, ये हमने शुरू कर दिया। ओपन मार्केट यानी हमने अपना बाजार दुनिया के लिए खोल दिया कुल मिला जुलाकर, और लिबरलाइज कर दिया, प्राइवेटाइज कर दिया। ये सारे सुधार यहां पर हम देख रहे थे। तो ये सारे 6 नंबर के क्वेश्चन हैं, ध्यान रखिएगा। श्री राजीव गांधी की हत्या 1991 में तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान लिट्टे समूह द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी और श्री नरसिंह राव को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। तो ये 4 ये मुद्दे थे जो उस समय सबसे 1980 के दशक के अंत के गंभीर मुद्दे थे। कांग्रेस प्रणाली का अंत, मंडल मुद्दा, नया आर्थिक सुधार और राजीव गांधी की हत्या। ये 4 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे रहे जिन्होंने देश की राजनीति में प्रभावित किया। तो इस तरह से हमने इस पूरे सैंपल पेपर को देखा, जिसमें आप देखिए एमसीक्यूज पूछे जा रहे हैं, कारण और कथन और कारण वाले सवाल पूछे जा रहे हैं, अंदर से एमसीक्यूज आ रहे हैं। इसके अलावा जो है पॉइंट वाइज बहुत सारे हर चैप्टर से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपको विधिवत जानकारी होनी चाहिए। सुरक्षा वाला चैप्टर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन का चैप्टर, कांग्रेस प्रणाली का चैप्टर। तो ये सारी चीजें हमने बहुत सारे चैप्टर्स ऑलरेडी अपने प्लेलिस्ट में कवर कर लिए हैं। आप जरूर जाकर उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, एक एक चैप्टर को फॉलो करिए। सारे चैप्टर्स जल्द ही वहां पर कंप्लीट हो रहे हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन तक कोई दिक्कत ना आए, और इस तरह के पेपर को सॉल्व करने की जो जरूरत पड़ेगी वो सब मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर आपको निःशुल्क मिलता रहेगा। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप इसकी वेबसाइट, एप्लीकेशन या यूट्यूब मंच पर सभी के सभी ये गिवन कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। चाहे आप K-12 इंग्लिश माध्यम में पढ़ना चाहें, हिंदी माध्यम में कक्षा 7 से 12 की शिक्षा लेना चाहें, IIT JEE की तैयारी करना चाहें, या आप यहां पर नीट की तैयारी करना चाहें, कंपटीशन की तैयारी करना चाहें, सारी की सारी शिक्षा मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर बिल्कुल निःशुल्क है। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, अपनी पढ़ाई को आसान बनाते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक अलग कंसेप्ट के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।